मित्रों नमस्कार, मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव आज फिर से आपको कुछ बताने के लिए इच्छुक हुआ हूँ। उसको आप देखें, समझें। निश्चित ही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका लाभ आपको मिलेगा, चाहे आप न्यायिक सेवा में जाएंगे वहाँ भी और अधिवक्ता के रूप में कार्य करेंगे वहाँ भी। एक मैं आपको निवेदन के साथ बता दूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आजकल मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जानते आप सभी हैं, केवल एक कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि धारा 55 तक साक्ष्य अधिनियम में जो जो दी गई वही आपकी मूलभूत चीज़ें हैं, उनको आप अवश्य समझ लें। धारा 55 के बाद जो चीज़ें हैं उनको समझना तो आवश्यक है, लेकिन मेरिट पे आपको कहीं ना कहीं आपको लाभ भी देंगी, लेकिन 55 तक की धाराओं को आप अवश्य समझें। खास तौर से मैं उन लोगों को ज़्यादा बताना चाहूँगा जो विधि में इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं में भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इन्हीं से संबंधित होते हैं। और आगे जब आप अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं वहाँ भी ये प्रश्न ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, और जिनका प्रभाव आपके अंतिम निर्णय में, जो न्यायालय में मुकदमे ट्रायल चल रहे होते हैं, उन पर भी आता है। एक चीज़ समझें, यहाँ मैं बताने का प्रयास करूँगा कि साक्ष्य और साबित सबूत में अंतर होता है। साक्ष्य एक प्रक्रिया है जिसमें आप किसी तथ्य को साबित करने का प्रयास करते हैं, वह एक प्रक्रिया है। साक्ष्य एक प्रक्रिया है और साबित होना एक इवेंट के रूप में, जिसे आप कह सकते हैं। एक इवेंट आ गया, जो परिणाम आ गया। किस चीज़ का परिणाम आया? साक्ष्य को रखने का जो परिणाम आया वह साबित माना जाएगा। जिन तथ्यों को न्यायालय मान लेगा या नहीं मानेगा वो एक अलग की बात है। न्यायालय को उन्हीं बातों पे अपने निष्कर्ष को रखेगा जो साबित हो गए या ना साबित हुए, उन्हीं तक रखेगा। साक्ष्य की एडमिसिबिलिटी एक अलग चीज़ है और साक्ष्य को प्रूव्ड होना यह एक अलग बात है। कभी कभी कहा जाता है कि साक्ष्य हमने दे दिया है, साक्ष्य हमने दे दिया है, तो यह देखा जाएगा कि क्या आपका साक्ष्य उस स्तर का था कि साबित हुआ या ना साबित हुआ की परिधि में आता है। इस पर आप विशेष फोकस करेंगे कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप समझ लें, क्योंकि उसका प्रभाव आपके क्षेत्र में हमेशा पड़ेगा। वो है मे प्रज्यूम सेल प्रज्यूम। मे प्रज्यूम सेल प्रज्यूम क्या है, इसको जानना इसलिए आवश्यक है। कभी कभी जब आप ट्रायल की प्रक्रिया करते हैं, देखते हैं ट्रायल को, तो उसमें आप ये नहीं समझ पाते कि इस फैक्ट के साबित होने से दूसरे तथ्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर आप इन चीज़ों को न समझ पाए तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि न्यायालय किस चीज़ की उपधारणा स्वयं कर लेते हैं, विवेक के अधीन करते हैं, और किस चीज़ की उपधारणा उनको करनी ही पड़ती है। तो मे प्रज्यूम सेल प्रज्यूम है। मे प्रज्यूम वह चीज़ है जहाँ पर न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा। सेल प्रज्यूम कर सकता है, वहाँ विवेक की शक्ति उसको दी गई है। मे प्रज्यूम, मे वर्ड एकदम क्लियर वर्ड है, अंग्रेजी का आप जानते हैं। मे मतलब वो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। सेल मतलब करेगा ही करेगा। तो एक स्थिति तो ये हो गई जिसमें किसी में प्रज्यूम में कि जहाँ पर किसी चीज़ को न्यायालय जब देखेगा तो उससे धारणा बना सकता है, नहीं भी बना सकता, दोनों चीज़ें उसके पास हैं। लेकिन जहाँ पे सेल प्रज्यूम वर्ड यूज हो जाता है वह आपको, न्यायाधीश महोदय को, उसको मानना ही पड़ेगा, ये बात मानी जाती है। अब आप देखेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जो मे प्रज्यूम सेल प्रज्यूम की। आगे एविडेंस एक्ट को जहाँ भी आप पढ़ेंगे वहाँ पर ये शब्द जब आएगा तो उसको इसी अर्थ में पढ़ा जाएगा। तो ये वर्ड जो है हर जगह यूज किया जाएगा, और जहाँ भी यूज किया जाएगा जो परिभाषा है उसी के संदर्भ में, उसी के साथ, उसी के ऑब्जेक्ट को, उसी की स्कोप को देखते हुए पढ़ा जाएगा मे प्रज्यूम सेल प्रज्यूम, जिसको आप हिंदी में उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा कहते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में ये बातें बताई गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसी में। इसका एक उद्देश्य और है। उद्देश्य क्या है मे प्रज्यूम सेल प्रज्यूम का, ये भी आप समझने का प्रयास कर लें थोड़ा सा। उद्देश्य इसका ये है कि चूंकि मैंने पहले आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या है एविडेंस एक्ट का, तो ये कहता है कि किसी भी मामले की प्रक्रिया अनावश्यक लंबित ना हो, अनावश्यक बहुत दिन तक ना चले। इसलिए भी इस चीज़ को रखा गया कि एक तथ्य जहाँ पे है, अगर एक तथ्य साबित हो जाता है तो उससे संबंधित जो दूसरा तथ्य है, न्यायालय उसके साबित होने की उपधारणा स्वयं कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इससे लाभ क्या होता है कि जो अनावश्यक ट्रायल में समय जाएगा दूसरे तथ्य को भी साबित करने के लिए, वह समय बच जाता है। क्योंकि एक तथ्य साबित हो गया तो उसके आधार पर कोर्ट दूसरे भी तथ्य को साबित या ना साबित मान सकती है। ये चीज़ है। अब ये आएगा कहाँ से कि उपधारणा आई किसी बात की। अब मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप परिभाषा पर ध्यान दें थोड़ा सा, हिंदी माध्यम में पढ़ लें थोड़ा सा। परिभाषा कहती है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया मे वर्ड का अर्थ क्या निकल रहा है, यह है कि या तो वह स्वयं मान लेगा उसको, और चाहे तो ना भी माने। अगर उसके खिलाफ कोई साक्ष्य दिया गया कि नहीं साहब देखिए ये आप जो तथ्य है, इस तथ्य को आप उदाहरित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका मैं रिबटल कर रहा हूँ।
रिबेटल कर रहा हूँ मतलब मैं इस तथ्य को साबित होने पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ और उसके लिए अपना यह साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अगर आपने ऐसा कोई साक्ष्य दे दिया जिससे उपधारणा की जाने वाले तथ्य ना साबित हो जाएं, तो फिर कोर्ट को यह पावर नहीं होगी कि वह उसको साबित हुआ मान ले। तो जब तक उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता, कोर्ट उसकी उपधारणा कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, साक्ष्य के लिए कह सकता है कि साहब ठीक है, तब मेरे डिस्कशन पे है, मैं इसको मानूं चाहे ना मानूं, तो आप हमको इसके लिए साक्ष्य दें, तो वहां पार्टी साक्ष्य देने के लिए बाध्य होगी। तो ये आप इसको समझें, ये हो गया उपधारणा कर सकेगा में प्रज्यूम। और अगर आप साक्ष्य दे देते हैं, अब एक चीज और बता देना चाहता हूं, जहां पे में प्रज्यूम होगा, उपधारणा करने की बात आती है, वहां पे दो तथ्य रहेंगे। एक तथ्य के साबित होने पर ही दूसरा तथ्य साबित होने की या ना साबित होने की उपधारणा की जाएगी। जिस तथ्य के आधार पर दूसरा तथ्य साबित किया जाना है, यदि आप चाहते हैं कि न्यायालय इस बात अगले तथ्य की उपधारणा स्वयं कर ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो जिस आधार पर आप उपधारणा कराना चाहते हैं वह तथ्य आपको साबित करना पड़ेगा। कहने का सिर्फ बहुत संक्षेप में ये है कि एक तथ्य को साबित मानने के लिए, साबित होने की उपधारणा करने के लिए जिस आधार पर आप चाहते हैं कि साबित किया जाए, उस तथ्य को आप साबित करना पड़ेगा। बिना एक तथ्य के साबित हुए दूसरे तथ्य की उपधारणा कोर्ट नहीं कर सकता। ये इसका अर्थ ये हुआ। अब आप आगे देख लें, इसी के साथ में आप पढ़ दूं, वो ये कहता है कि उपधारणा करेगा, यानी साइल प्रज्यूम। साइल प्रज्यूम क्या है? साइल प्रज्यूम है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं कर दिया जाता है। तो उसमें क्या था कि कोर्ट को डिस्कशन था। किस बात का डिस्कशन था? चाहे तो उपधारित करे चाहे ना उपधारित करे, लेकिन उपधारित करेगा में ऐसा डिस्कशन कोर्ट के पास नहीं है। एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य की साबित होने की उपधारणा कर लेगा, कब नहीं करेगा उसकी बात है। यदि आपके पास ऐसा कुछ साक्ष्य है जिससे आप उसका रिबटल कर दें, जिस पे वह बेस हो रहा है, बेस होकर दूसरे तथ्य की साबित होने की उपधारणा करने वाला है, अगर आप उसका रिबटल कर देते हैं तो फिर न्यायालय इसकी उपधारणा नहीं कर पाएगा कि दूसरा तथ्य अस्तित्व में था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक डिफरेंस आप और कर दें आपको कि जो में प्रज्यूम जो वर्ड था, वहां पे था कि न्यायालय दूसरे किसी साक्ष्य की आवश्यकता मांग सकता है कि भाई ये साक्ष्य आप पेश करें, लेकिन इसमें साइल प्रज्यूम में ऐसे कहीं भी परिभाषा में नहीं है कि न्यायालय किसी दूसरे साक्ष्य की मांग करेगा या उसको साबित होने की बात करेगा। ये डिफेंस का, ये दूसरे विपक्ष, जिसके विपक्ष में जा रहा है उपधारणा, विपक्ष में जिसकी उपधारणा की जा रही है, ये उस पार्टी का धर्म है, उसका कर्तव्य है, उसका भार है कि वह इस बात को साबित करे कि नहीं साहब आप इसकी उपधारणा नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार के तथ्य के खिलाफ ये चीजें हैं और जिस चीज को आप कह रहे हैं उसको आप अपने साक्ष्यों से साबित करें। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो में प्रज्यूम है वर्ड यूज किया गया है, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आगे की जो धाराएं हैं उसको बता दे रहा हूं। उसको आप देखें, धारा 86 से लेकर 88A तक और धारा 90, 90A, 113A और 114, यहाँ पर ये में प्रज्यूम शब्द प्रयोग किया गया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा साक्ष्य अधिनियम के जब आगे से इस सेक्शन पे आपके सामने विस्तार से चर्चा करूंगा उसमें बताऊंगा। और जो साइल प्रज्यूम वर्ड आया है, साइल प्रज्यूम सेक्शन 79, 80, 82, 83, 84, 85, 89, 113B और 114A 2013 जो अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में आया है। हम आपको एक बात बता दें कि जब तक आप इन परिभाषाओं को बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, अन्यथा आप अपना और अपने मुवक्किल का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। इसी में एक चीज आती है आपकी कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ हिंदी में जिन्हें कहा जाता है निश्चयात्मक साक्ष्य। निश्चयात्मक साक्ष्य का मतलब ये होता है कि जहां पर एक तथ्य के साबित हो जाने पर, एक तथ्य को साबित हो जाने पर यह मान लिया जाएगा कि यह दूसरे का अगर निश्चायक सबूत है, अगर ऐसी व्यवस्था है जो आगे आपको निश्चायक सबूत में दिया हुआ है, तो ये आप मान लेंगे कि अब उसके विरुद्ध उसको ना साबित करने के लिए कोई न्यायालय आपको परमिट नहीं करेगा। ये है निश्चायक सबूत आपका। जहां पर एक तथ्य दूसरे का निश्चायक है, वहां पर एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को निश्चय रूप से साबित मान लिया जाएगा और उसको रिबटल करने के लिए आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। यह निश्चयात्मक सबूत के साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं, प्रूफ की श्रेणी में आता है। अब तो धारा 41 और धारा 112 ये निश्चयात्मक सबूत के बारे में आते हैं। धारा 41 जो है प्रोबेट संबंधी ला, डिक्री संबंधित ला, ऐसे मामलों को ज़्यादा कवर करती है जहां पर डिक्री को इन्वॉल्व है, जहां पर कोई न्यायिक निर्णय आ चुके हैं, वहां पर यह उद्धारित किया जाता है कि नहीं, अगर कोई, जैसे एक रजिस्ट्री हम दे दें अगर कि ये मालिक के होने की रजिस्ट्री है, यह मेरी रजिस्ट्री है जो मैं इस साबित कर बता रही है कि मैं इस मकान का मालिक हूँ, तो
तो एक चीज़ आप और देखेंगे, तो यह इसका प्राइमा फेसाई एविडेंस हो जाएगा। प्राइमा फेसाई एविडेंस आप क्या देखेंगे, क्या होता है प्राइमा फेसाई एविडेंस? आप देखें, प्राइमा फेसाई एविडेंस ये होता है कि जहाँ पर किसी एक तथ्य के बारे में ऐसा कोई साक्ष्य है जो उसके अस्तित्व को स्वतः उपधारित करता है कि यह सच है, उसे जिसको देखने मात्र से ही लग जाए कि यह सच है। इसके तथ्य में सबूत अगर आपको देना है तो विरोधी पार्टी देगी, अदरवाइज वो माना जाएगा कि प्राइमा फेसाई केस इनका प्रूव्ड है। ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट से संबंधित होता है, प्राइमा फेसाई केस डॉक्यूमेंट से संबंधित होता है। अब आगे आप देख लें कि प्रिज्यूम जो है, प्रिजम्पशन में ये दो प्रकार के प्रिजम्पशन होंगे, एक तो होगा तथ्य की उपधारणा और एक होगा विधि की उपधारणा। तथ्य की उपधारणा जो होता है यह तर्क पर आधारित होती है और सामान्यतः समान एक मनुष्य के जो सोचने का तरीका होता है या परिस्थितियां होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं। कैसे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सिंपल उदाहरण है। जैसे एक वस्तु चोरी की गई, वह चोरी करने के आधा घंटे के अंदर ही एक उसकी एफआईआर दर्ज हुई, जो कुछ भी हुआ उसके थोड़ी ही देर बाद, आधा घंटा बाद या 15 मिनट बाद वह वस्तु किसी व्यक्ति के पास से बरामद कर ली गई। तो यह मान के चलेगी, कोर्ट इस बात की उपधारणा कर लेगी कि यह जो है माल जो चोरी का, यह आपने चोरी का माल जानते हुए आपने खरीदा है और आप उस केस में फंसेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि अगर वह इतनी जल्दी घटित हो गई तो आपके पास आई कहाँ से? अब कोर्ट तो धारणा कर लेगा कि आप चोर थे या आपने चोरी में कहीं ना कहीं सहयोग आपका रहा है। अब अगर आप ये सवाल साबित कर, अगर आप इस बात का रिबिटल नहीं करते हैं कि नहीं साहब ये जो मेरे पास सामान ये बरामद हुआ ये चोरी का नहीं था और ना ही मुझे चोरी किसी को जानकारी थी, तो अब आपको साबित करना है कि वह वस्तु आपके पास से, अगर पुलिस साबित कर देती है, जैसे पुलिस फर्ज बनाती है, मैं एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, जब भी पुलिस प्रैक्टिकल के साथ साथ आप देखें, बहुत रोज आपको काम आएगी, पुलिस किसी चीज़ को जब बरामद करती है तो फर्द बनाती है। फर्द में ये लिखती है कि क्या सामान किसके आपके पास से बरामद हुआ, कितने पैसे बरामद हुए, कौन कौन से, जैसे आपके जेब में क्या था, आपके कब्जे में क्या थे, भौतिक नियंत्रण में क्या चीज़ें थी, तो कोर्ट पुलिस जो है उनकी एक फर्द बना लेती है, जिसे आप फर्द कहते हैं। हिंदी में उर्दू शब्द है, उर्दू फर्द, फर्द का है, फर्द मतलब एक पेपर रिकवरी। तो गिरफ्तारी में वो भी बनाते हैं, गिरफ्तारी की फर्द बनती है, और फर्द बरामदगी भी, फर्द बरामदगी कहते हैं उसको, जो बरामद होगा उसे कहेंगे फर्द बरामदगी। उसमें वो दिखाएंगे कि इनके पास से जैसे एक साइकिल चोरी हो गई तो उसमें दिखाएंगे कि चोरी साइकिल इनके पास से बरामद हुई, तो उसकी फर्द हो गई। अब वो पेपर कोर्ट में लगता है, फर्द बरामदगी होती है कि साहब इनके पास ये साइकिल इस तरह की थी जो बरामद हुई। अब अगर आप उस फर्द को एडमिट कर लेते हैं कि हाँ साहब ये मेरे पास से बरामद हुई है, ये जो तो ये है, ये तो आप ये कहिए कि मेरे पास से बरामद हुई है। अगर आप कहते हैं मेरे पास से बरामद हुई है तो आप इस बात को कहिए कि साहब मेरे पास बरामद तो जरूर हुई है, लेकिन इन परिस्थितियों में बरामद हुई है कि मैं चोरी के अपराध का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियां ये थी। अब अगर आप उस फर्द को तो एडमिट कर लेते हैं लेकिन उसके बारे में कोई डिफेंस नहीं करते हैं, तो यह फिर कोर्ट मान के चलेगी कि चूंकि चोरी की साइकिल आपके पास से बरामद हुई, फर्द आपने एडमिट कर लिया, इसलिए अब आप चोर हैं। होता क्या है, अगर इन धाराओं का आपको जानकारी नहीं है तो आप अपना डिफेंस न्यायालय में आगे अच्छी तरह से प्रभावी ढंग से नहीं रख पाएंगे और उसका आपको नुकसान होगा। और अगर आपका ये आप एक चलते हैं कि साहब मेरे पास से बरामद तो हुई है लेकिन इन परिस्थितियों में बरामद हुई है, ये भी आप कह सकते हैं। या पुलिस की फर्द ही झूठी है, हमको साहब थाने पर उठा के बैठा के ले गए, उसके बाद वहां चोरी साइकिल कहां से मैं नहीं जानता, आपका ये भी डिफेंस हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई ना कोई आपको डिफेंस देना पड़ेगा और उस फर्ज को झूठा साबित करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट इस बात की धारणा कर लेगी कि आप चोरी के अपराधी हैं और आपने ही चोरी उसकी की थी। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको बताया, आपको 117 भी आ गया, उसमें सेल्फ प्रिज्यूम वर्ड यूज किया है। अगर कोई महिला, जो कंडीशन दी हुई है उसमें स्वयं कि अगर कोई महिला 7 साल के अंदर अपने ससुराल में किसी चीज से असामयिक उसकी मृत्यु हो जाती है और एलिगेशन ये है कि उसकी दहेज मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में सारा का सारा जो बर्डन की वह किस स्थिति में मरी, यह बर्डन डिफेंस की काउंसिल के ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह आपके घर में मरी है तो आप ही सबसे अच्छा बता सकते हैं कि वो क्यों मरी, कैसे मरी। अदरवाइज न्यायालय सेल्फ प्रिज्यूम मर्डर किया गया, इस बात की उदाहरण स्वयं कर लेगा कि वह दहेज की मांग थी, अगर ऐसा एलिगेशन है कि वह आपके यहाँ जो मरी वह दहेज के प्रभाव में ही मरी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इन दो चैप्टर्स, इन दो धाराओं को पढ़ते समय बहुत सजग रहें और इसके अलावा प्रैक्टिकल अप्रोच देखें, जो दृष्टांत है वो देखें। इसी प्रकार से निश्चयात्मक सबूत के बारे में भी है, उसको भी आप देखें। अब इनके जो धारणाएं की गई हैं, 2 प्रकार की है धारणा से करेगा। एक तो ये है जिसे आप तथ्यों की उदाहरणा कहते हैं, एक विधि की। तो कहीं कहीं मामले में न्यायालय क्या करता है, तथ्य की उदाहरणा करता है और कहीं कहीं विधि की भी उदाहरणा कर लेता है कि विधि की उदाहरणा में ऐसे अगर इस प्रकार के एग्जिस्टेंस में है तो इस प्रकार की चीजें भी अस्तित्व में रही होंगी। मैं निवेदन कर दूं कि इसको आप ध्यान से पढ़ें और कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप आगे के हमसे आप हमारे
ईमेल भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।